Hello everyone, how are you all? Today we'll take up the session on atomic structure. So what did we discuss in the last class? We'll take that ahead. जो हमने last class में जो discuss किया था उसको आगे लेकर के जाने वाले हैं, right? So see what did we cover in the last class? Last class में हमने basic चीजें पढ़ी थी atomic structure के relevance में, like what is bombarding, what are the terms like quantization and specific charge. So today we'll take that ahead. We started with discovery of electron. So हम उसको ही आगे लेकर जाने वाले हैं. ठीक है guys? So let us start the session today. See, basically what we are supposed to do, see that first thing and the very important one is that, just a minute. In the last class we study about discovery of electron by J.J. Thomson. वहां पे हमने क्या देखा in discovery of electron by J.J. Thomson? That was a very easy concept actually. वहां पे हमने ये सीखा था कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कैथोड रेज के थ्रू, कैथोड के जो टर्मिनल वहां से निकलते हैं एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द परफोरेशंस ऑफ एनोड और उसके बाद वो स्क्रीन की तरफ जा करके फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि चार्ज पार्टिकल्स हैं और उनका ओरिजिन नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, फिर दूसरे एलिमेंट्स के लिए रिपीट करते हैं तो सेम चीज देखने को मिलती है. इसका मतलब ये पता चलता है कि हर एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल तो है, राइट. एंड व्हाट कम्स देयर आफ्टर, उसके बाद देखा जाता है कि वो पार्टिकल का जो पाथ था, जो ट्रैजेक्टरी होती है, जब जिस पाथ से वो मूव करता है वो हर केस में सेम था. इसका मतलब क्या है, वो सेम पार्टिकल हर एलिमेंट के केस में निकल रहा होता है और इसलिए एंड मोर ओवर द पार्टिकल वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन बिकॉज द पार्टिकल वाज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो कंक्लूजन यही है, कंक्लूजन क्या है कि द स्पेसिफिक चार्ज, देखो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या है. स्पेसिफिक चार्ज हमने पढ़ाया था, दिस इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इमिटेड. द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल इमिटेड was same for all the elements. इसका मतलब स्पेसिफिक चार्ज क्या है, जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से जा रहा है, तो अब क्या होगा, चार्ज की वजह से अट्रैक्शन मिलेगा, इसको फोर्स मिलेगा, और मास की वजह से एक्सेलरेशन आएगा. ये फिजिक्स वाले टर्म्स हैं. तो यदि चार्ज और मास दोनों सेम है, यानी चार्ज टू मास रेशियो सेम है, तो पार्टिकल, इसका मतलब सेम है. द चार्ज ऑन पार्टिकल has negative origin and it is further responsible for conduction of electricity. For conduction of electricity and hence it was named electron. इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन. अब हमें क्या करना है, वी आर सपोज टू स्टडी अ फ्यू थिंग्स लाइक व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. देखो कैथोड रेज की क्या खास बात है वो हमें एक बार समझना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. तो अब जो कैथोड से निकलता है दैट इज कॉल्ड कैथोड रेज. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट हैज नेगेटिव चार्ज. इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, तो दूसरी चीज, पहली चीज तो हम समझ पा रहे हैं कि इट हैज नेगेटिव चार्ज. दूसरी चीज हमें क्या समझना है, इट हैज मॉडरेट आयनाइजेशन पावर. व्हाट इज आयनाइजेशन पावर? देखो आयनाइजेशन पावर का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम को मिल गया तो इलेक्ट्रॉन लेके आयन बन जाएगा. ठीक है, तो अब इसका मॉडरेट आयनाइजेशन पावर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कैथोड में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है. यदि कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा होता है जिसमें दो दो नेगेटिव चार्ज है तो उसकी आयनाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है ना, बट इसके पास सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो आयनाइजेशन पावर इसका मॉडरेट या फिर कम होगा बोल सकते हैं.
जैसे हम अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल क्या करता है, हीलियम 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो यदि वो किसी एटम के साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे He2 पॉजिटिव यदि एटम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, यदि He2 पॉजिटिव किसी एटम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो होगा क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, मतलब इसने पहले से लूज किया हुआ है, तो स्टेबल होने के लिए हीलियम बना देगा ये, और ये A2 पॉजिटिव बना देगा। तो अब इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो आयनाइजेशन पावर क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू आयनाइज एन एटम, इट इज द टेंडेंसी ऑफ, हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ स्पीशी टू आयनाइज एन एटम। एक एटम को आयनाइज करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पावर, है ना। तो अब ये आईपी लिख देता हूं मैं, आयनाइजेशन पावर जितना ज्यादा होगा, कब, जब चार्ज ज्यादा है। तो जैसे अल्फा पार्टिकल की बात करें, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल जो होगा, इट विल हैव ग्रेटर आयनाइजेशन पावर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा नहीं, इट इज मॉडरेट, है ना, क्योंकि इसके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज लेकर के ये घूम रहा है। आई होप गाइस इट इज क्लियर, मॉडरेट आयनाइजेशन पावर, ठीक है। और देखो, यदि हम स्पीड बोले, स्पीड, तो स्पीड जो है, क्योंकि हल्का पार्टिकल है तो एक्सेलरेट ज्यादा होगा, तो स्पीड कैथोड रेज की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, बोल सकते हो तुम लेट से हीलियम पार्टिकल, या फिर बोल सकते हो क्या बोलते हैं उसको, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि मास हल्का है। एंड दे ऑलमोस्ट ट्रेवल at a velocity equal to one tenth the speed of light। ये जो लाइट की स्पीड है, उसका 1/10 का वेलोसिटी से ये ट्रेवल करता है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। आयनाइजेशन पावर की बात आपको समझ में आ गई होगी, और स्पीड वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट, पहले तो हमने सीखा आयनाइजेशन पावर क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो हमने क्या देखा है, दूसरा हमने ये देखा है कि इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। अब हम यदि बात करें पेनिट्रेशन पावर की, तो पेनिट्रेशन पावर जो है वो ऑब्वियसली उसका ज्यादा होगा जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो कैथोड रेज की पेनिट्रेशन पावर कम होती है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि हल्का पार्टिकल है, इतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं होती इसके अंदर। नेक्स्ट बात क्या बोलते हैं कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ये हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये एक ऑब्स्टिकल रखा हुआ है और इधर से सनलाइट आ रही है, तो होगा क्या, सनलाइट आएगी और लेट से यहाँ रुक जाएगी, सनलाइट आएगी यहाँ रुक जाएगी, सनलाइट आएगी यहाँ रुक जाएगी, तो ये सारे रीजन में यहाँ सनलाइट रुक जाएगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा शेडो। आई होप दिस इज क्लियर कि यहाँ पर शेडो क्यों बना। अब मान लो लाइट की बीम ऐसे आती और ऐसे चली जाती, तो यहाँ शेडो नहीं बनता, तो यहाँ नो शेडो होता। इसका मतलब लाइट ऐसी ऐसी कोई ट्रेजेक्टरी फॉलो करती ही नहीं है, लाइट टेढ़े आड़े टेढ़े रास्ते पे नहीं जाती है। तो यदि कोई चीज शेडो कास्ट करती है, तो इसका मतलब क्या है, इफ देयर इज समथिंग व्हिच कास्ट शेडो, दैट इट सिंपली मींस दैट इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो अब कैथोड रेज का कैसा हम समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जैसे मान लो ये सोर्स है और तुमने इधर बीच में रख दिया लेट से ऑब्स्टिकल, ठीक है, और पीछे लगा दिया स्क्रीन। अब होगा क्या, इस रीजन में फ्लोरेसेंस नहीं होगा, राइट, इस रीजन में कोई फ्लोरेसेंस नहीं होगा, ठीक है, इस रीजन में कोई फ्लोरेसेंस नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कैथोड रे ऐसे जाता नहीं है, जिसका मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। यदि कैथोड रेज यहाँ से निकल करके ऐसे चला जाए, तो यहाँ फ्लोरेसेंस आ जाएगा, इस रीजन में फ्लोरेसेंस हो रहा है, इस रीजन में फ्लोरेसेंस हो रहा है,
यहाँ पे फ्लोरेसेंस हो रहा है, यहाँ पे फ्लोरेसेंस हो रहा है, तो ये ऊपर और नीचे वाले रीजन्स में फ्लोरेसेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रीजन्स जो है वहां पे कैथोड रेज पहुंच रही है और यहाँ पे नहीं पहुंच रही, इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा। सो दिस इज सोर्स ऑफ कैथोड रेज, और यहाँ पे फ्लोरेसेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्लोरेसेंस हो रहा है। तो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में जाती है, हम कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, कैथोड रेज travel in straight line because they cast the shadow of the object placed in front of it, of the object placed in front of it। ये इसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका शैडो कास्ट करता है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी। अब देखो क्या है, मान लो तुमने एक विंड मिल देखी होगी, चरखी, जो बच्चे जो क्या करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को लेके आते हैं, तो इसमें यदि पंखा चल रहा है, लेट्स से विंड के सामने रखोगे तो ये क्या करता है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। ये जो है घूमना चालू कर देता है, जैसे जैसे पंखा आता है इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो इसके पता क्या चलता है, यदि तुम इसी को सनलाइट के सामने रखोगे तो विंड के सामने ये घूम रहा है, बट सनलाइट के सामने नहीं घूमेगा, बल्ब के सामने रख दो नहीं घूमेगा। यानी बल्ब जो है वो, उससे जो लाइट आ रहा है वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो मोमेंटम ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज वेव, लाइट इज नॉट मैटर। बट यदि हवा इसको घुमा सकती है तो हवा में मोमेंटम ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी है, तो वो क्या होगा, वो मैटर होगा। ठीक है ना? तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि यदि तुमने इस तरह का टाइनी फ्लाई व्हील रख दिया और इस तरह से तुमने बम्बार्डिंग कराई कैथोड रेज की, ठीक है, इधर से तुमने बम्बार्डिंग कराई कैथोड रेज की, तो क्या होगा, ये घूमना चालू कर देगा, इट स्टार्ट्स टू रोटेट। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि कैथोड रेज भी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कैथोड रेज कैन ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। ठीक है, बिकॉज दे कैन रोटेट द टाइनी व्हील इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैथोड रेज जो है वो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर क्या पता चला, दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो वेव में क्या होता, जो वेव है वो लेट्स से सनलाइट के सामने वो टाइनी व्हील रखोगे तो नहीं घुमाएगा, इसका मतलब सनलाइट मैटर नहीं है, सनलाइट वेव है। ठीक है, बट यदि तुम उस पर पत्थर मारोगे तो घूमने लगेगा, तो इसका मतलब पत्थर वेव है, इट कैन ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। तो कैथोड रे जो है वो भी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते थे, इसका मतलब वो मैटर है, वो वेव नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हमने सीखी हैं, किनके बारे में, कैथोड रेज के बारे में सीखी है, राइट। नाउ देखो अभी क्या था, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेगेटिव चार्ज का मिल गया था एटम के अंदर। तो अब ये तो सब लोग जानते हैं कि एटम जो मैटर है वो झटका नहीं देता, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये देयर मस्ट बी ए काउंटर पॉजिटिव चार्ज जो कि एटम को न्यूट्रल बनाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? जैसे एटम में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, एटम में नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल था, ये पता चल गया सबको, बट एटम ओवरऑल झटका नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट बी ए काउंटर पॉजिटिव चार्ज जो कि इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो जे थॉमसन का एक एसोसिएट साइंटिस्ट था, उसका नाम था ई गोल्डस्टिन। तो ई गोल्डस्टिन वाज एन एसोसिएट साइंटिस्ट, वाज वर्किंग विथ जे थॉमसन। तो ई गोल्डस्टिन को क्या बोला गया कि तुम जो है
एनोड रे एक्सपेरिमेंट करो, जैसे कैथोड रे हुआ था ना, इस बार परफोरेशंस कहाँ करोगे? पिछले बार कैथोड रे ट्यूब में परफोरेशंस एनोड पे करते थे, तो इस बार करेंगे कहाँ? कैथोड पे, और निकलेगा रे कहाँ से? एनोड रे। तो ई गोल्डस्टीन एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमें देखना है। चलो देखते हैं क्या है इसमें। एवरीथिंग इज सेम, इसमें सारी चीजें वैसी ही हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? वी विल टेक अप अ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या है? इट विल क्रिएट लो प्रेशर। वैक्यूम पंप जो है वो लो प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है ना? और यहाँ पे आएगा क्या? परफोरेटेड, पिछले बार एनोड होता था, तो यहाँ पे आएगा परफोरेटेड कैथोड। अब ये कटायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये एनोड है अनायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह से हम टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव दिखा सकते हैं। वेरिएबल है, मतलब इसको बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे क्या है? देयर इज अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे क्या होगा? जब भी इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है ना? जब भी इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा देन द स्क्रीन विल स्टार्ट ग्लोइंग। सो दिस इज द सेटअप। हमने एक एनोड लिया है, वैक्यूम पंप लिया है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्यूम पंप इज टू क्रिएट लो प्रेशर। दूसरी तरफ है परफोरेटेड कैथोड और फ्लोरेसेंट स्क्रीन। I hope this is clear to everyone. Now what comes next? अब इसके बाद क्या चीज आती है? What is the next thing to be done? देखो किया क्या जाएगा, जैसे मान लो अब H2 को एनर्जी दोगे तो पहले उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। फिर एनर्जी देने पे ये H प्लस और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ H प्लस है, इलेक्ट्रॉन है, H प्लस है, इलेक्ट्रॉन है, H प्लस है, इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से सिस्टम बन गया। H प्लस है और इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या है, कैथोड जो है, एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल, हम ऐसा बोल सकते हैं। जस्ट लेट मी चूज कलर्स। ठीक है, तो अब ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये इधर रिपेल करेगा इसको एनोड, और अट्रैक्ट करेगा इधर कौन? कैथोड, राइट? ये इधर रिपेल होगा और ये इधर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये H प्लस जो है इट विल बी रिपेल्ड बाय एनोड and attracted by cathode simultaneously. Attracted by cathode simultaneously. तो इससे क्या होगा? A beam of particles will start coming out of anode, और इसका नाम क्या होगा? These will be called, इनको बोलेंगे एनोड रेज। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि व्हाट इज एनोड रे, क्योंकि इस बार ऐसा लगेगा ना कि पार्टिकल्स एनोड से निकल रहे हैं। इस बार ऐसा लगेगा कि द पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय द एनोड, and that is why it will be called node rays. I hope it is clear. ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ये ऐसा लगेगा कि एनोड से निकल रहा है, and that is why it will be called anode rays. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि why will we call it anode rays. अब देखो बाद में जैसे हीलियम के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया तो हीलियम 2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसी तरह से हीलियम भी जो है इट विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ, मतलब कैथोड इसको अट्रैक्ट करेगा और एनोड रिपेल करेगा, तो ऐसा लगेगा कि फिर से एनोड से निकल रहा है। ठीक है, तो
लेकिन इस बार देखते हैं क्या क्या होगा। ऑब्जर्वेशंस, तो ऑब्जर्वेशंस क्या है, यहां से निकलेगा या फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे चमकेगा, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे चमकेगा और कैथोड से निकला है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल was emitted by hydrogen and other atoms for which the experiment was done. Positive charge particle was emitted by hydrogen and other atoms for which the experiment was done. ठीक है ना। अब पॉजिटिव कैसे बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एनोड की तरफ मतलब एनोड से निकल रहा है और परफोरेटेड कैथोड से होकर के पास हो रहा है। और चार्ज कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि फ्लोरेसेंस कर रहा है स्क्रीन पे। ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब ये पता चल गया कि हर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल तो है, बट द पाथ followed by the charged particle, the path followed by the charged particle for different elements for different elements was different. मतलब क्या है इसका, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दिस। देखो जैसे क्या है, जैसे ये अपना एक पॉजिटिव, जस्ट मिनट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है तो ये ऐसा जाएगा। तो ये हाइड्रोजन के केस में सपोज निकला, तो ये जो पाथ है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो चार्ज लग रहा है, तो ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, और उसका मास भी है, तो यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो जो है वो डिसाइड करता है पाथ। तो अब यदि पाथ अलग अलग है, इसका मतलब पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग है, पॉजिटिव चार्ज जो अलग अलग फॉर्म में निकला हुआ है। इज दैट क्लियर। मतलब इस बार चोर जो आ रहा है, पिछले बार कैसा चोर सबके घर में आ रहा था और सेम तरीके से जा रहा था, बट इस केस में अलग है, चोर अलग अलग पाथवे फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है, सबके घर में जो चोर आ रहा है वो अलग अलग है। अब इससे पता क्या किया गया, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन के केस में निकला, इमिटेड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इमिटेड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज कॉल्ड प्रोटॉन। देखो सोचा ये गया कि जो सबसे हल्का पार्टिकल है जो कि हाइड्रोजन एटम के केस में निकला है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि हाइड्रोजन एटम के केस में निकला है, दैट वाज नेम्ड प्रोटॉन। ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, वैक्यूम ट्यूब से वैक्यूम पंप में मतलब H प्लस जो है इट इज रिपेल्ड बाय द एनोड एंड इट इज अट्रैक्टेड बाय द कैथोड। ठीक है, तो H प्लस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या लग रहा है कि एक तरफ से रिपेल हो रहा है और दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इट अपीयर्स एज इफ द H प्लस इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो H प्लस है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो अब देखो क्या चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो निकल रहे थे हाइड्रोजन से अलग एलिमेंट्स, बट उनका ट्राजेक्टरी डिफरेंट था, तो इसका मतलब पार्टिकल ही डिफरेंट है। तो जो सबसे हल्का पार्टिकल था जो हाइड्रोजन के केस में निकला, दैट वाज नेम्ड, उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया प्रोटॉन। तो इस बार हमें पढ़ते जाना है अलग अलग प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो इस बार हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज किसकी, एनोड रेज की। देखो एनोड रेज के ऊपर इट हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो आपको सब पता ही है। इट विल ट्रेवल एट लोअर वेलोसिटी, मतलब क्या है,
यदि हम वेलोसिटी कंपेयर करना चाह रहे हैं तो कैथोड रेज की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी एनोड रेज से। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कैथोड रेज की वेलोसिटीज एनोड रेज से ज्यादा होगी? वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कैथोड रेज हल्के पार्टिकल्स होते हैं। कैथोड रेज जो है वो हल्के पार्टिकल्स होते हैं तो ज्यादा तेज भागेंगे। ठीक है ना। और हम आयनाइजेशन पावर की बात करें तो आयनाइजेशन पावर देखो किसका ज्यादा होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन मिलता है किसमें? कैथोड रे में, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एक। बट एनोड में तो कुछ भी मिल सकता है। एनोड रेज में He2+ मिल सकता है आपको, O8+ मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, राइट? तो इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है तो आयनाइजेशन पावर कैथोड का कम होगा और एनोड रेज का ज्यादा होगा। इसका पेनिट्रेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक तरह का एग्जाम्पल ही है ना एनोड रेज का, जो हीलियम के केस में मिलता है। ओके, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो ऑब्वियसली पेनिट्रेशन इसका ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाला है। तो कैथोड रेज का ज्यादा होगा, सॉरी कैथोड रेज का कम होगा, एनोड रेज का ज्यादा होगा पेनिट्रेशन पावर। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जैसे वेलोसिटी, आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन पावर। व्हाट कम्स नेक्स्ट? इसके बाद क्या चीजें आती हैं? इसके बाद एक चीज आती है कि हाउ डज इट बिहेव, लाइक ये तो चलो हाउ डज इट बिहेव वाली बात होगी। इट विल ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, as it can also cast, as it can cast the shadow of the object placed in front of it. देखो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कैथोड रेज जो है, they can also travel in straight lines, sorry anode rays, because they can also cast the shadow of the object which is placed in front of it. जो ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा है ये उसका शेडो कास्ट कर सकता है। ठीक है ना, ये उसका शेडो कास्ट कर सकता है। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है हमें? इससे पता चलता है कि इट ऑल्सो ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है बिकॉज इट कैन कास्ट द शैडो। मतलब यदि हमें वो वाली डायग्राम को रीड्रॉ करनी है, सपोज वी हैव टू रीड्रॉ द डायग्राम, सो लेट अस से दिस इज सोर्स ऑफ एनोड रेज and let us say this is your obstacle, this is obstacle and we can use a screen at the back। हम एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है? दिस इज योर फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो ये वाली जो रीजन है यहाँ पे कोई फ्लोरेसेंस नहीं होगा और इन रीजन में होगा, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में जाता है ना। दूसरी चीज क्या है कि इट कैन ऑल्सो रोटेट, it can also rotate the tiny wheel placed in front of it। Therefore it can transfer energy as well as linear momentum। ये टाइनी व्हील को घुमा सकता है, इसका मतलब ये एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ये एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है और लीनियर मोमेंटम भी ट्रांसफर कर सकता है बिकॉज ये टाइनी व्हील को घुमा सकता है। Therefore it is also matter and not wave। ये वेव नहीं है, ये मैटर है।
होप इट इज क्लियर। ये एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है और लीनियर मोमेंटम भी ट्रांसफर कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से कि इट इज मैटर एंड नॉट वेव। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टीज थी, इसको आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखो जे थॉमसन जो है, with the help of his associate scientist E. Goldstein, was able to discover, जैसे कई लोग तो कई साल तक एक्सपेरिमेंट करते रह गए और कुछ मिला ही नहीं। जे थॉमसन ने क्या किया, with the help of his associate scientist, he could discover two particles, एक तो नेगेटिव चार्ज वाला, एक पॉजिटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एंड these experiments were very much regarded, लोगों ने काफी सम्मान किया, काफी नाम हो गया जे थॉमसन। ठीक है, थॉमसन आप जानते हो, थॉमसन इस चैप्टर में पढ़ने से पहले यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद फेमस हो गया, मतलब ही वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन। उसने ऐसा बोला कि आई वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। ठीक है, तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीजें उसने पार्टिकल के फॉर्म में बता दी एटम के अंदर, है ना। सो दिस वाज वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एट दैट टाइम, उस समय ये बहुत बड़ी बात होगी। तो अब जे थॉमसन ऐसा नहीं था कि he stopped, he kept looking for multiple other things which he could find in the atom, उसको मिला ही नहीं। तो उसने सोचा कि अब चीजें मुझे मिल नहीं रही हैं, इसका मतलब और चीजें नहीं है। तो व्हाट कम्स नेक्स्ट, उसने सोचा अब एक मॉडल बना देते हैं। तो अब देखते हैं जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम क्या है। देखो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस, देखो जे थॉमसन सोचा कि मॉडल कैसा होगा, तो उसको समझने के लिए वो नेचर में अपने आसपास चीजों को देखता है। तो नेचर में उसको क्या दिखा, ही आई थिंक मस्ट हैव मूव्ड इनटू अ किचन। उसको क्या दिखा कि वाटरमेलन दिखे हो, वाटरमेलन में क्या होता है, वाटरमेलन में रेड कलर का प्लम होता है, प्लम इज द फ्रूट, और उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं इस तरह से, जो कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। ठीक है, वाटरमेलन जो है उसके अंदर प्लम होता है, रेड कलर का, प्लम इज द फ्रूट जो खाया जाता है, दैट इज प्लम। Inside the plum there are certain seeds जो कि uniformly spread होते हैं across the entire body of the watermelon। तो अब उसने क्या सोचा कि जैसे ये प्लम है और इसके अंदर ये सीड्स हैं यूनिफॉर्मली स्प्रेड, ये सीड्स हैं यूनिफॉर्मली स्प्रेड, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे उसने ये सोचा कि एटम जो है, एटम उसने बोला कि एक इज अ स्फीयर, एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज having uniform charge distribution। ठीक है, अब जैसे वाटरमेलन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब जो सीड्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। तो उसने ये बोला कि और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो यूनिफॉर्मली स्प्रेड अक्रॉस द वाटरमेलन, just are spread across the sphere, just a minute, spread across the sphere just like seeds in a watermelon or pudding over a cake। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि सीड्स जो होते हैं ना वाटरमेलन के वैसे फैले हुए हैं, या फिर जो पुडिंग केक के ऊपर होती है वैसे फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए केक के ऊपर पुडिंग आपने देखा होगा, दिस वाज कॉल्ड, दिस मॉडल वाज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। अब देखो ये जो मॉडल है ना, ये कोई एटम की मॉडल कम और रेसिपी ज्यादा लगती थी कि हम जो है केक बना रहे हैं या वाटरमेलन बता रहे हैं। ये देखो कोई सक्सेसफुल मॉडल था नहीं, इट वाज वेरी पुअर मॉडल व्हिच वाज प्रेजेंटेड बाय जे थॉमसन। ही वाज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज वर्क ऑन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। उसने जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी, ही वाज वेरी मच रिगार्डेड, उसको काफी नाम मिला। बट ये जो मॉडल दिया था ये कोई अच्छा मॉडल नहीं था।
बट ठीक है, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स तो हम इसको पढ़ते हैं। अब इसकी दिक्कतें क्या थी भाई, व्हाट वेयर दी शॉर्टकमिंग्स ऑफ द मॉडल। देखो शॉर्टकमिंग तो सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी लिमिटेशन हम शॉर्ट टर्म में देखें तो it could not explain the results of alpha scattering experiment done by Rutherford। देखो रूदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने ये डिस्कवर किया था कि देयर इज अ न्यूक्लियस इनसाइड द एटम, और वो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है। तो और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉन्सेप्ट था नहीं। तो अब ये देखेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में। तो बेसिकली पहली दिक्कत तो ये आ गई कि ये बता नहीं पाया कि अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट्स को ये कैसे एक्सप्लेन करेगा। So that is why this model was not considered and it was not taken further. However, the achievements of discovery of electron and proton were still very significant और आज भी वो काफी significant है। ठीक है बच्चों, तो अब तक what have we done till now, अब तक हमने क्या किया है, we have seen the discovery of electron and proton inside the atom। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी जो है हमने काफी पढ़ ली है। अब now let us talk about the other thing, discovery of neutron। देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है इट वाज डन बाय जेम्स चैडविक। देखो एक तो एक्सपेरिमेंट था वैक्यूम ट्यूब वाला, उसमें चार्ज पार्टिकल्स मिल गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बट जो न्यूट्रल पार्टिकल था ना वो बम्बार्डिंग के एक्सपेरिमेंट में मिल रहा था। तो जेम्स चैडविक ने किया क्या था, जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम की शीट ली, बेरिलियम की शीट ली, दिस इज लेट्स से थिन शीट ऑफ बेरिलियम, इसको ही मान लेते हैं ना, अज्यूम दिस टू बी शीट, बेरिलियम शीट। ये क्रॉस सेक्शन है, जैसे पेपर का क्रॉस सेक्शन होगा ना तो तुम देख भी नहीं पाओगे। पेपर क्रॉस सेक्शन मतलब एक पन्ना उठाओ और देखो उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा नहीं। तो ये बेरिलियम की शीट है। उसने क्या किया, बेरिलियम की शीट पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए, जैसे इस पॉइंट पे बम्बार्ड करना है, तो लेट अस से अल्फा पार्टिकल्स वेर बम्बार्डेड ऑन थिन शीट ऑफ बेरिलियम। ठीक है, और पीछे क्या हो रहा है ये समझने के लिए उसने लगा दिया फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है, और ये बम्बार्डिंग कराई गई फॉर सेवरल डेज एंड इट कंटिन्यूड फॉर सेवरल डे, कुछ दिन चलता रहा। और हाँ, दिस वाज इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है इसमें। इनर्ट एटमॉस्फेयर में बेरिलियम शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को कंटिन्यूअसली बम्बार्ड किया गया। अब जैसे मान लो किसी बंदे को 2-3 महीना तक लगातार पीटते रहो तो क्या होगा बताओ। 2-3 महीने तक लगातार पीटते रहोगे तो कुछ हो जाएगा, हल्क बन जाएगा या कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनर्ट एटमॉस्फेयर रखा गया था और हीलियम इनर्ट गैस होता है, ये रिएक्ट नहीं करता, केमिकल रिएक्शन करता ही नहीं। तो यहाँ पे हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन, या फिर बोल सकते हो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधा सा बोल सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब नया न्यूक्लियस बन गया, पुराने न्यूक्लियस से एक नया न्यूक्लियस बन गया। दैट इज व्हाई वी कैन सिंपली कॉल इट अ न्यूक्लियर रिएक्शन। हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, राइट। वहां पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो बेरिलियम की शीट है, दिस इज 4-9, इस पे बम्बार्ड किया गया अल्फा पार्टिकल 2-4, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ए एंड जेड जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं। तो अब इसमें निकला कार्बन, मतलब कार्बन बन गया इस रीजन में। कार्बन कैसे बना, कार्बन की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कार्बन को जलाओगे तो CO2 बन जाएगा, उसको लाइम वाटर में डालोगे तो मिल्की हो जाएगा।
तो कार्बन डायग्नोस कर सकते हैं, कार्बन की सर्टेन बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो इस रीजन पे कंटिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल्स कुछ महीने तक बम्बार्ड जब होता रहा, कुछ महीने तक, एक दो दिन की बात नहीं है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो फाइनली एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, बिकॉज इस पॉइंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, यदि कंटिन्यूअसली 2-3 महीने 4 महीने तक बम्बार्ड करोगे तो ये रिएक्शन हुआ और ए और जेड कन्वर्ट हो गया। और ए और जेड कन्वर्ट होने का मतलब यही है कि टोटल मास नंबर जो है, टोटल न्यूक्लियॉन्स, जैसे ए कंजर्व होने का मतलब ये है कि मान लो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें लेट से x जो है Z1 A1 रिएक्ट कर रहा है y Z2 A2 और बना रहा है लेट से P Z3 A3 प्लस Q Z4 A4। तो मतलब क्या है, टोटल मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A4। मतलब देखो यहाँ पे पुराने न्यूक्लियॉन से नए न्यूक्लियॉन्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चेंज नहीं होते हैं। जैसे क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, क्या होता है, पुराने एटम्स रीअरेंज होकर के नए एटम्स बन जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में होते हैं उतनी ही प्रोडक्ट में भी होते हैं ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में पुराने न्यूक्लियॉन्स रीअरेंज होकर के जब नए न्यूक्लियॉन्स बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे मास नंबर कंजर्व रहेगा and we can write a1 plus a2 is equal to a3 plus a4. Moreover, z1 plus z2 is equal to z3 plus z4। यानी कि यहाँ पे a और z जो है वो दोनों के दोनों कंजर्व होंगे। a एंड z जो है वो दोनों के दोनों कंजर्व हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर, a एंड z दोनों के दोनों कंजर्व हो जाएंगे। अब देखो हो क्या रहा था, इस रिएक्शन पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ और पार्टिकल बन रहा था, लेट्स नेम इट x। ठीक है, तो अब लगाते हैं यहाँ पर क्या है, x का यहाँ लिखते हैं a1 और z1। तो अब देखो a और z कंजर्व करके 9 प्लस 4 इज 12 प्लस a1। तो यानी a1 क्या आ रहा है, उस पार्टिकल का मास नंबर आ रहा है 1। दिस इज 13 माइनस 12 है ना, ये 13 हो जाएगा, इधर से 12 चला जाएगा। 4 प्लस 2 इज 6 प्लस z1। तो z1 क्या है, ये आ रहा है 0। यानी कोई ऐसा पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर 0 और मास नंबर 1 है, वो एक्चुअली में क्या है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होता है। ठीक है, जैसे एक जानते हो एक एलिमेंट को कैसे लिखते हैं जैसे मान लो x है, तो z और a लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, p और n प्लस p। तो यहाँ p 0 है और n p 0 है, तो n कितना हो, इसका मतलब p हो गया 0 इस पार्टिकल में और n हो गया 1। तो ये पार्टिकल क्या था, दिस वाज कॉल्ड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल था इसका नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन कैसे है पता चला है, क्योंकि एटॉमिक और मतलब a और z कंजर्व हो जाता है इसके अंदर, है ना। अब ये न्यूट्रल कैसा है ये पता कैसे चला, दिस पार्टिकल was not deflected by electric and magnetic fields. Moreover, it did not produce fluorescence on fluorescent screen. Any fluorescence on the screen. ठीक है, तो इससे न्यूट्रल है, ये भी पता चल गया। अब इससे ये तो नहीं पता चलता है ना कि हर पार्टिकल में न्यूट्रॉन है। तो when similar experiments were done for other elements using an alpha particle, then again neutron was emitted। तो फिर से न्यूट्रॉन मिला, राइट। जब सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर एलिमेंट्स के लिए किए गए तो फिर से न्यूट्रॉन मिला। इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल
found इन एवरी बोल सकते हो एटम, सबके केस में मिल रहा है, जिसका मतलब न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो जे जे थॉमसन ने क्या क्या डिस्कवर कर डाला? जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। देखो ऐसा नहीं है कि लोग रुक गए, अभी भी डिस्कवरी चालू है, बट हमारे कोर्स वर्क में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है, ठीक है। जेई के कोर्स वर्क में जो पार्टिकल्स हमें पढ़ने हैं एटम के अंदर, दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो दिस इज हाउ दीज पार्टिकल्स वेर डिस्कवर्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स, ठीक है ना। ये तो एक थियोरेटिकल पार्ट था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो आगे की जो चीजें हैं, लाइक वी विल स्टडी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस डन बाय रुदरफोर्ड, और आगे भी पढ़ते जाएंगे, तो हम लोग आगे क्लासेस में करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।